नमस्ते, मैं कुमार उत्पल लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर। आज आपको बताने जा रहा हूँ स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के सन्यासियों का योगदान। केवल सन्यासी ही नहीं, संतों और प्रबुद्ध वर्गों का स्वतंत्रता संग्राम में क्या-क्या योगदान है, उन सब पहलुओं पर आज चर्चा करेंगे। इसमें जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों के व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर भी चर्चा करेंगे और अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन लोगों ने जो लड़ाई ठानी, उसमें इन लोगों ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। साथ-साथ इन लोगों का जो योगदान है, क्योंकि ये लोग विद्वत जन में से आते हैं, तो इन लोगों का क्या योगदान रहा है, सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्या योगदान रहा है, उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। आइए सबसे पहला मैं बतला रहा हूँ सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह 1763 ईस्वी में शुरुआत हुआ है और 1800 ईस्वी तक यह चला है। यह आप सोचते होंगे, सभी बच्चे सोचते होंगे कि भाई सन्यासी भी विद्रोह हो सकता है। हाँ, सन्यासी विद्रोह हो सकता है और उनका जो मेन मकसद था, आप देख रहे हैं, यह सन्यासी लोग हैं और सन्यासी लोग अंग्रेजों के विरुद्ध आक्रमण कर रहे हैं और वह आक्रमण कौन सी पर कर रहे हैं, तो आप देख रहे हैं जो अनाज का भंडार है, उस अनाज के भंडार पर ये आक्रमण कर रहे हैं। यह चित्र आपको दिखलाई पड़ रहा है। ये आपको समूह जो है 50-100 लोगों का समूह लेकर के ये लोग लूटने-पाटने का काम करते थे। क्यों लूटते थे? आखिर सन्यासी क्यों लूटे? सन्यासी क्यों आए? क्योंकि इनकी भावना को ही ठेस नहीं पहुँचाया अंग्रेज़ों ने, बल्कि इनकी सामाजिक, आर्थिक सभी पहलुओं पर आक्रमण किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। तो इन्होंने सोचा कि नहीं, अंग्रेज़ों को जहाँ तक हो सके हम उनको आहत पहुँचाएँगे। इसीलिए सन्यासियों ने यह काम शुरू किया है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करने का। तो यह आप सोच रहे हैं कि यह सन्यासी विद्रोह प्रथम विद्रोह था। आप जानते हैं जितने भी विद्रोह हुए हैं उसमें यह प्रथम विद्रोह है। यह संत और सन्यासियों का विद्रोह था और इनका जो मुख्य नारा जो था ओम वंदे मातरम इनका है, जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, वंदे मातरम आपको इनका स्लोगन था, नारा था। मैं आपको बतला रहा हूँ कि यह जो सन्यासी विद्रोह के नाम से इतिहासकार या क्यों कहने लगे या लोग क्यों सन्यासी कहने लगे, क्योंकि आप जानते हैं कि गवर्नर, बंगाल के जो गवर्नर थे हेस्टिंग्स थे, इस विद्रोह का नाम सन्यासी विद्रोह रख दिया और इसी के चलते इतिहास में सन्यासी विद्रोह के नाम से जाना गया। जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सन्यासी विद्रोह के नाम से। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह किन क्षेत्रों को प्रभावित करता था। पहल आप जान ही रहे हैं कि बिहार जो है 1912 से पहले बंगाल के अधीन था, तो बंगाल में भी फैला और बिहार में भी फैला। इसके नेतृत्वकर्ता में मंजर शाह वगैरह थे, कई लोग थे। प्रमुख नेता में आपको मंजर शाह के अलावे मूसा शाह, चिराग अली, कृपानाथ, नूरुल मोहम्मद, पीताम्बर, अनूप नारायण, श्रीनिवास वगैरह सब थे। हिंदू महिलाओं का भी इसमें योगदान था, जिसमें भवानी पाठक, देवी चौधरी भवानी पाठक बिहार की थी और यह काफ़ी आपको अंग्रेज़ों के विरुद्ध महिला होके उस ज़माने में यह वीरतापूर्वक प्रतिरोध की है। मैं आपको बता रहा हूँ प्लासी के युद्ध 1757 ईस्वी के बाद उपनिवेशी शोषण जो है सो बहुत बढ़ते जा रहा था। बंगाल और बिहार में इसका प्रभुत्व और राक्षसी विकराल रूप धारण कर रहा था, जिसके चलते 1760 ईस्वी के बाद सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ है।
तो आप बच्चों ध्यान रखेंगे कि 1760 में औपनिवेशिक आर्थिक नीति के विरुद्ध ये आपको आवाज़ उठाई गई थी, और यह आप देख रहे हैं एक साधु संतों जिनको आप जान रहे हैं आध्यात्मिक चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं, आत्मा और परमात्मा की जो बात करने वाले वो भी लड़े थे। यह इतिहास में प्रथम है। बिहार आपको बता रहे हैं बिहार के इतिहास में प्रथम विद्रोह ही नहीं है, विश्व के इतिहास में सन्यासियों के द्वारा यह प्रथम है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। भारत के इतिहास के गजेटियर के लेखक जो हैं सर विलियम हंटर के अनुसार सन्यासी विद्रोह किसान विद्रोह था, तथा ये लोग आखिर क्यों ये किए, तो किसान विद्रोह ही मुख्य विद्रोह था, और ये लोग गृह त्यागी सर्व त्यागी सन्यासियों के रूप में, मैंने आपको पहले बता दिया, 50-50 लोगों के दल बना करके ये घूम घूम करके आपको आक्रमण करते थे गोदामों पर, जहाँ पर अनाज का भंडार रहता था। ये सन्यासी जो थे आपको शंकराचार्य अनुयायी और गिरि संप्रदाय के होते थे, और यह गिरि संप्रदाय का गौ से गिरि याद रखिए, या गौ से गुरिल्ला पद्धति का इन्होंने आक्रमण शुरू किया, और यह गुरिल्ला पद्धति भारत की यह समझिए कि अग्रिम पंक्ति में यह गुरिल्ला पंक्ति आता है, जो आधुनिक भारत का, जो इन्होंने गुरिल्ला पद्धति से आक्रमण किया। मैं आपको गुरिल्ला का मतलब है 50-60 आदमी, 100-200 आदमी हथियार लेकर के, और लड़ाई कर लिए, लूटपाट लिए, और उसके बाद फिर गुम हो जाते थे। गुरिल्ला मीन्स गुम हो जाना खुद का, फिर जंगलों में कहीं झाड़ियों में छिप जाते थे, फिर आक्रमण कहीं कर देते थे। तो अंग्रेज को पता नहीं होता, डायरेक्ट फाइटिंग तो ये लोग नहीं करते थे, छुप छुप के करते थे, इसीलिए इसको गुरिल्ला पद्धति कहा जाता है। और ईस्ट इंडिया के कंपनी के गोदाम को जैसे यहाँ लूटने का कार्य किया जा रहा है, वही किया जा रहा है। इस विद्रोह को किसान विद्रोह को धार्मिक प्रेरणा भी प्रदान की गई थी। मैं आगे आ रहा हूँ, आपको देखेंगे यह जो आपको इसके कई नेतागण थे जो सन्यासी विद्रोह के बंगाल बिहार में फैले थे। मजनू शाह, देवी चौधरानी, रामानंद गोसाई वगैरह भी थे। पूर्णिया में 1770 से 1771 तक कई हमले करते रहे, जिसमें 500 विद्रोही पकड़ाए, और ये लास्ट में वारेन हेस्टिंग तंग आकर करके इनके लिए कठोर आदेश पारित किए और विद्रोह को दमन करने में लग गए। 1776 में सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र पटना और उसके आसपास के अंचलों में भी था। सन्यासियों की विद्रोही सेना पटना स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी के कोठियों पर हमला कर अंग्रेजों के वफादार जमींदारों को लूट लिया और कंपनी सरकार को कर वसूलना मुश्किल कर दिया। सारण जिले में तो ऐसा हो गया कि 5000 विद्रोहियों की सेना, सन्यासियों की सेना अंग्रेजों के बीच मुठभेड़ हुई, और यहाँ तक कि अंग्रेज की हथियारबंद जो सेना थी उसको पराजित करने में सफलता मिली। यह एक बहुत बड़ी बातें हैं कि अंग्रेज की आमने सामने गुरिल्ला पद्धति में तो ये लोग जीतते ही थे, आमने सामने की लड़ाई में भी ये लोग जीतते रहे। तो इसको ध्यान रखिएगा कि सारण जिला बिहार में 5000 विद्रोहियों की सेना, सन्यासियों की सेना अंग्रेजी सेना को पराजित किया। यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। यह आंदोलन 1800 ईस्वी तक, मैंने आपको बताया 1763 से 1800, यह जो 1800 तक विभिन्न रूपों में यह जो है आपका जारी रहा। इसमें आत्म बलिदान के आदर्श को और विदेशी पूंजीपतियों को हराना और उनका लूटना इनका मुख्य उद्देश्य रह गया था। बंगाल के उपन्यासकार जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे अपने उपन्यास आनंद मठ में इस विद्रोह की पर काफ़ी चर्चा किए हैं।
मैं अब आ रहा हूँ दूसरे एक सन्यासी हैं भवानी दयाल सन्यासी। भवानी दयाल सन्यासी जो हैं सो इनके पिताजी का जन्म जो आप देखेंगे यह रोहतास जिला अंतर्गत बहुआरा गांव में हुआ था। लेकिन संजोगवश यह पहुंच गए आपको साउथ अफ्रीका पहुंच गए और वहां पर इनके जो पुत्र प्राप्ति होती है वह जोहान्सबर्ग के शहर में उनको पुत्र रत्न प्राप्त होता है जिनका नाम भवानी दयाल सन्यासी है। यह आर्य धर्म में सन्यासी का आर्य धर्म में दीक्षित होकर के सन्यासी का को वर्ण किए और जिंदगी भर अपनी हिंदी सेवा, साहित्य सेवा और खास करके आपको लेखन क्षमता को ध्यान में रखते हुए सामाजिक और सामुदायिक कामों में अपने आप को समर्पित करते हुए इन्होंने अफ्रीका से लेकर के बिहार के जन-जन तक इन्होंने आपको फैलाया है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी को तो आप सभी जानते हैं, लेकिन गांधी जी के साथ-साथ गांधी जी के से अलग-अलग भी और साथ-साथ दोनों में काफ़ी काम किए हैं और एक किताब नहीं कई किताबों की रचना किए हैं, कई पत्रिकाओं का संपादन किए हैं, कई बार बिहार से लेके अफ्रीका तक के जेलों में सफ़र तय किए हैं और यह व्यक्ति जो हैं भवानी दयाल सन्यासी हैं जिनके बारे में आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ। भवानी दयाल का ये भवानी दयाल नाम से भी है और भवानी दयाल सन्यासी क्योंकि शुरू में इनका नाम भवानी दयाल है, आर्य समाज पद्धति से यह सन्यासी की उपाधि धारण कर लेते हैं भवानी दयाल सन्यासी। इनके माता मोहिनी देवी है जिनका अवध में जन्म हुआ था और ये एक अच्छे जमींदार की बेटी थी। पिता इनके जयराम सिंह थे और रोहतास बहुआरा के निवासी थे जो संजोगवश इनकी पत्नी और ये जो हैं आपको अफ्रीका चले जाते हैं और अफ्रीका में ही ये शादी इनकी जगरानी इनकी शादी जो है आपको मोहिनी देवी से हो जाती है। जयराम सिंह की शादी मोहिनी देवी से हो जाती है और इन्हीं से इनका पुत्र रत्न प्राप्त होता है भवानी दयाल सन्यासी और वही भवानी दयाल सन्यासी वहाँ पर रह कर के जगरानी देवी से शादी होती है और जगरानी देवी इनके कंधे में कंधे मिला करके इनके साथ साहित्यिक से लेकर सामाजिक और अन्य तरह के सांस्कृतिक कार्यों में इनका सहयोग देती रही। मैं आपको बता रहा हूं कि जब इनके माता पिता जोहान्सबर्ग में डेरा डाला था, व्यापार करने लगे थे, इनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधर गई थी। यहाँ पर इनके पिताजी जिनका नाम जो था जयराम सिंह था, बाबूजी के नाम से प्रख्यात हो गए और ट्रांसवाल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई तो जयराम सिंह प्रधान चुने गए। यहीं ट्रांसवाल के जोहान्सबर्ग में 10 सितंबर 1892 को इनका जन्म हुआ है। भवानी दयाल देख रहे हैं यही भवानी दयाल हैं। यहाँ पर आपको देख रहे हैं यहाँ पर यंग में यह भवानी दयाल हैं, इनको ध्यान रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी से इनकी भेंट होती है, उनसे काफ़ी प्रभावित होते हैं और अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो जाते हैं और मैं कई बार आपको बताया हूँ कि अफ्रीका के जेलों से होते हुए और अफ्रीका के जंगलों से होते हुए और कई तरह के अंग्रेज़ों के द्वारा वहाँ भी प्रताड़ित हुए हैं और भारत के जंगलों और आपको देहातों की आपको पगडंडी से होते हुए यह जो है जेलों की यात्रा करते हुए साहित्यिक और हिंदी अपनी रचनाओं और पत्र पत्रिकाओं से जुड़ाव इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ 1937 में लॉरेंस मार्क्विस में यह वेद मंदिर की स्थापना भी किए थे।
तो अब आइए, यह जो है वहाँ पर भवानी दयाल सन्यासी धोबी का भी काम करते थे, सोने की खान में भी मजदूरी भी करते थे, और रात में मजदूरी का काम और दिन में सत्याग्रह का इतिहास लिखते थे। दक्षिण अफ्रीका के देशों में कई संस्थान चलते हैं, इसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको दे रहा हूँ कि भारत जब यह लौटते हैं तो अपने गांव की भी काफ़ी अच्छी स्थिति में पहुंचाते थे। वह अच्छी स्थिति में केवल आर्थिक नहीं, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक पंछी जो है उसके पंख अगर तोड़ दिया जाए तो उसमें जो कला है, जो दुनिया को देखने की नज़रिया है, वह खत्म हो जाएगी। तो एक मनुष्य की सबसे बड़ी चीज़ होती है सांस्कृतिक और साहित्यिक रूप से वह उसका उत्थान हो। तो जिस समाज का, जिस गांव का, जिस क्षेत्र का अगर सामाजिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक उत्थान करने वाला अगर कोई योद्धा और कोई सन्यासी होता है तो वही बदलाव ला सकता है। जैसे हमारे देश में गांधी जी ने किया, और उनके सहकर्मी के रूप में भवानी दयाल सन्यासी जो अफ्रीका में भी किए और यहाँ भी किए, अपने गांव तक में किए। मैं आपको बता रहा हूँ, मुंबई के वेंकटेश्वर समाचार पत्रिका शुरू की थी, और उसमें वह पत्रकारिता का काम बखूबी करते रहे। उन्होंने 800 पृष्ठों का सत्याग्रह विशेषांक का संकलन और संपादन किया, लेकिन संजोग से वह पुस्तक जो है विलुप्त हो गया, पता नहीं चल रहा है, लेकिन इस पर अनुसंधान जारी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं पहले भी बताया हूँ कि आर्य समाज से दीक्षा लेकर संन्यास धारण कर लिए और वह सन्यासी बन गया। सत्याग्रह में केवल भवानी दयाल ही शामिल नहीं हुए थे, उनकी पत्नी जगरानी देवी भी साथ दिया था। जेल से छूटे तो वह गांधी जी के पत्र लिख करके, गांधी जी ने उनको पत्र लिख करके कहा कि फिनिक्स जा करके इंडियन ओपिनियन के हिंदी अंश का संपादन करे। काम करते हुए हिंदी प्रचारणी सभा, हिंदी रात्रि पाठशाला और हिंदी फुटबॉल क्लब की स्थापना भी किए थे। तो यह चहुमुखी दिशाओं में समाज को संवर्धन करने वाले यह भवानी दयाल सन्यासी थे। दक्षिण अफ्रीका के हिंदी साहित्य सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन सन्यासी जी ही ने करवाया था। डरबन में धर्मवीर का संपादन भी किया था। अपनी पत्नी के साथ मिलकर जगरानी प्रेस इन्होंने शुरुआत किया, और हिंदी नाम से पत्रिका भी निकाल करके हिंदी का प्रचार प्रसार किया। 1919 में दूसरी बार जब भारत आए, अपने बच्चों को वृंदावन के गुरुकुल में प्रवेश करा दिया। यह नहीं छोड़े कि वहां जाकर के अफ्रीका में ही बच्चों को तालीम दिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आप गुरुकुल में जाकर के पढ़ो, और तब भवानी दयाल को उसका प्रधान चुना गया। इस पद पर 18 साल रहे। भवानी दयाल 1922 में छापाखाना खोला, और इसमें उनकी पत्नी की अहम भूमिका थी। मैं आपको बता रहा हूँ, यह भवानी दयाल की पुस्तक है सत्याग्रही महात्मा गांधी भवानी दयाल। दूसरी किताब उन्होंने लिखा था प्रवासी की आत्मकथा, जिसकी भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, और वह सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली से आपको प्रकाशित हुआ था। प्रवासी की आत्मकथा, जिसकी आपको भूमिका आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान, प्रथम राष्ट्रपति, बिहार के गौरव, वह लिखे थे। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही भूमिका लिख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रवासी की आत्मकथा की भूमिका लिखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है कि सन्यासी जी की किताब पर इन्होंने भूमिका लिखा था। मैं आपको बता रहा हूँ, इनकी इतनी जीवंतता थी, जीविका थी, और यह
आपको जज्बाती एक तरह से थे कि रामवृक्ष बेनीपुरी ने अगर पत्रिका के रूप में कैदी निकाला तो सविनय अवज्ञा के दौरान ये सक्रिय रहे और हजारीबाग जेल में ही इन्होंने कारावास नाम की पत्रिका, हस्तलिखित पत्रिका निकालना शुरू कर दिए। और इसमें अन्य कई लोग भी थे। सर्वश्री भवानी दयाल के अलावे गया के बाबू मथुरा प्रसाद सिंह थे, रामवृक्ष बेनीपुरी थे और उस समय के उत्साही युवक महामाया प्रसाद, जो जाने माने आपको राजनीतिक रहे हैं, महामाया प्रसाद। मैं आपको बता रहा हूं 1944 में इन्होंने काशी नगर प्रचारणी सभा की स्वर्ण जयंती का अध्यक्ष भी चुना गया। यह अफ्रीका से, जिस तरह से गांधी जी अफ्रीका से भारत के कण कण में, रज रज में आपको एक एक पगडंडियों से होके गुजर करके और इतनी बड़ी मुकाम हासिल किया, यह तो मुकाम हासिल नहीं कर पाए। इसमें तो हम लोगों की कमी है और हम लोगों के देश के लोगों की कमी है कि भवानी दयाल सन्यासी के नाम से कई संस्थाओं को और उनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व पर चर्चा किया जाए। हम सब लोगों का यह नैतिक कर्तव्य है कि बिहार के ऐसे आदमी जो गांधी जी के साथ अफ्रीका से यहाँ तक रहे और इनकी चर्चाएं भी नहीं होती है, यह तो बड़ी दुखद पहलू है। इस पर हम सभी को आगे आना चाहिए। सरकार को तो विशेष रूप से, लेकिन सामाजिक सांस्कृतिक जो संगठन है और शैक्षणिक संगठन है, हम जैसे प्रबुद्ध वर्ग हैं, इनको इनकी प्रतिभा से हम लोगों को लाभ उठानी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय अजमेर से प्रकाशित प्रवासी पत्रिका का संपादन किया। 1931 में आप यही समझ सकते हैं, 1931 में बिहार साहित्य सम्मेलन के 10वें देवघर अधिवेशन में अपना अध्यक्षीय भाषण दिया। 1922 में सन्यासी ने नेटाल से हिंदी नामक साप्ताहिक पत्रिका को निकालने की शुरुआत की। बिहार में कई पत्रिकाओं के पत्रों का संपादन भी जब तक ये बिहार में रहे करते रहे, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। इनकी चर्चित किताबों में की शुरुआत 1920 से शुरू हो गई। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास, उसकी जिसकी 1914 में लिखी गई थी और 1916 में प्रकाशित हुई थी। 1945 में लिखी गई प्रवासी की आत्मकथा, मैं यही बात कह रहा हूं, यहाँ प्रवासी की आत्मकथा है जिनकी भूमिका आपको लिखे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण अफ्रीका के मेरे अनुभव, हमारी कारावास की कहानी, वैदिक प्रार्थना, जिसकी भूमिका शिवपूजन सहाय ने लिखा है। और शिवपूजन सहाय ने यहाँ तक कह दिया भूमिका लिखने के क्रम में, आप अगर इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो भूमिका लिखने के क्रम में यहाँ तक कह दिया कि मैंने बहुत सारी लाइब्रेरी देखा, बहुत सारे पुस्तकालय देखा, लेकिन इनकी लाइब्रेरी जो थी, जो एक बहुत ही आपको बहुत व्यवस्थित ही नहीं था और बहुतायत किताबें थी, जिसको एक आदमी इतने पुस्तकों का सामग्री जुटाना यह असंभव सा प्रतीत होता है। तो यह शिवपूजन सहाय जो हिंदी के प्रख्यात विद्वान थे और यह बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में जहाँ पर किताबों का जखीरा है और उसमें ही अपने जीवन पर्यंत उसी में रहे हुआ, तो इनके जैसे विद्वान और यह बात लिखे तो यह एक बहुत बड़ी बात है। महात्मा गांधी का जीवन चरित्र, वैदिक धर्म और आर्य सभ्यता, शिक्षित और किसान, नेटाली हिंदू, सत्याग्रही महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी नामक पुस्तकें इन्होंने लिखे थे। मैं आपको बता रहा हूँ गांधी जी के बारे में जब यह जीवनी लिखते हैं, उस समय मात्र इनकी उम्र जो था 24 वर्ष, 2 and 4 में 24 वर्ष, 24 ईयर्स इनका एज था। और गांधी जैसे महान व्यक्तित्व, जिनकी व्यक्तित्व ही नहीं, कृतित्व ही नहीं, वक्तृत्व बहुत महान था, और उनके बारे में पुस्तक लिखना यह साधारण सी बात है।
तो यह एक असाधारण काम किए हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मैं बार-बार इस तस्वीर को आपको कहूँगा कि ध्यान रखते हुए प्रवासी की आत्मकथा की भूमिका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिख रहे हैं। यह हम सब के लिए बहुत ही गौरवान्वित क्षण प्रस्तुत करता है। आइए सन्यासी जी पहली दफ़ा 13 साल की उम्र में अपने पिता के साथ अपने गांव बहुआरा आए थे और या उसके बाद से कई बार आए गए। आपको बता रहे हैं गांव में ही राष्ट्रीय पाठशाला का नींव रखी, वैदिक पाठशाला भी खोले, खरदूषण नाम की एक पाठशाला खोले जिसमें संगीत शिक्षा से लेकर किसानों को खेती संबंधित जानकारी उस समय, आजकल तो बहुत सारे माध्यम है जिसके द्वारा किसानों को ज्ञान मिल जाता है, लेकिन उस समय तो इस तरह की कोई साधन नहीं था और आपको उसमें या किसानों के बारे में, खेती के बारे में उनको सभी जानकारियाँ दिलवाते थे। और उस खरदूषण पाठशाला का नींव रखने के लिए उस छोटे से गांव और काफ़ी आपको इंटीरियर गांव था, उस गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे विद्वान और सरोजिनी नायडू जैसी विदुषी महिला एक गांव में बैलगाड़ी से पगडंडी होते हुए लकड़ी की गाड़ी से कई घंटों की सफ़र करते हुए वहाँ पहुँचे थे। यह एक बहुत ही अनूठा कार्य था उनका। मैं आपको बता रहा हूँ उस गांव में 1926 में प्रवासी भवन का भी निर्माण कराया गया। मैं सम्मान में उनको कह रहा हूँ कि डरबन में उनके नाम पर भवानी, क्योंकि भवानी दयाल सन्यासी पूरा नाम है, तो भवानी दयाल की भौ से भवानी या भौ से भवन, भवानी भवन के नाम से वहाँ जाना जाता है। वहाँ पर आपको बता रहे हैं प्रेम नारायण अग्रवाल एक बहुत बड़े साहित्यिक व्यक्ति है जिन्होंने 1939 में आपको भवानी दयाल सन्यासी ए पब्लिक वर्कर ऑफ साउथ अफ्रीका इन्होंने लिखा है, जो इंडियन कॉलोनियल एसोसिएशन से यह जुड़े हुए व्यक्ति थे और उन्होंने इनके बारे में, इनके व्यक्तित्व, कृतित्व और वक्तृत्व के बारे में लिखे हैं। और लेकिन हम लोग बिहार के बच्चे नहीं जानते हैं। मैं आपको बार बार कहना चाह रहा हूँ कि यह केवल और केवल बीपीएससी में ही नहीं, सातों पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी में निश्चित पूछा जाएगा। इसलिए पूछा जाएगा कि आजकल आप देख रहे हैं गांधी जी से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं, जो कई माने दो देशों को जोड़ते हुए इतनी बड़ी काम किए हैं, तो उससे प्रश्न पूछा ही जा सकता है। इनका देहांत जो है, आप्रवासी का देहांत जो है सो अफ्रीका में नहीं हुआ, नहीं बिहार में हुआ, बल्कि प्रवासी भवन अजमेर में हुआ है। मैं आगे आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि आपको भवानी दयाल सन्यासी के बाद मैं आपको बतला रहा हूँ बाबा राम लखन दास उर्फ लाखन बाबा। देख रहे हैं यहाँ पर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और वह लाखन बाबा को कहते हैं आप सोनपुर आइए। यह जो है लाखन बाबा को कहते हैं आप सोनपुर आइए। इनका यह कहने का बहुत बड़ा तात्पर्य है। भले ही लाखन बाबा झांसी में जन्म लिए हों, लेकिन यह राजेंद्र बाबू के कहने पर यह बिहार में अपने पूरे जीवन पर्यंत बिहार की सेवा में यह लग गए और सोनपुर में रह करके छपरा जिले के सोनपुर में रह करके इन्होंने अपना जलवा दिखाया, लोगों को अपनी सामुदायिक सेवा से, आपको आध्यात्मिक सेवा से लोगों को जन जागृत करने का
काम किया है। आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं आप सोनपुर आइए, इस लाइन को आप देखिएगा, लाखन बाबा यहाँ पर हैं और ये लाखन बाबा को कह रहे हैं। मैं आपको बतला रहा हूँ, ये लाखन बाबा बाबा थे, लेकिन इनमें देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए यह क्रांतिकारियों के साथ भी रहना पसंद करते थे, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों से मिल करके यह चाहते थे कि देश आज़ाद हो, और देश आज़ाद होगा तभी हम लोगों की आपको बढ़ोतरी होगी, हम लोगों का संवर्धन होगा, शांति आएगी, और शांति जब आएगी तो समन्वय बढ़ेगा, और समन्वय बढ़ने से संवर्धन होगा। इसको आप ध्यान रखेंगे। यह गांव-गांव में घूम करके यह आपको अंग्रेजों के कुशासन के प्रति जन जागरण का अभियान किया। यह जो है आज भी इनके नाम पर आपको भले ही आपको इनका घर झांसी में है, लेकिन हाल में ही पिछले साल भी कोरोना वायरस का जब प्रकोप था, उस समय भी लोक सेवा श्रम के संस्थापक इनके आपको पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम किए थे। राम लखन दास मठ आज भी सोनपुर में है, यह आप ध्यान रखेंगे। बाबा राम लखन दास उर्फ लाखन बाबा, मैं आपको बता रहा हूँ एक चिर परिचित नाम, जिनका जन्म भी आपको उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन वह अपना पूरा जीवन जो है अपना कृति स्थल, अपना कर्म स्थली बिहटा में स्थापित करते हैं। उनका जन्म 1889 में और मृत्यु जो होती है 26 जून 1950 में होती है। यह मैं आपको बतला दिया हूँ। स्वामी सहजानंद बिहार में बिहटा में 1927 में पश्चिमी किसान सभा की स्थापना किए थे, और 4 मार्च 1928 को किसान सभा की स्थापना कर 17 नवंबर 1929 को प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किए, और वो भी सोनपुर मेला में, पशु मेला में, क्योंकि वहाँ पर किसान लोग इकट्ठे होते थे, और उसी का विस्तारित रूप दिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में उसका काफ़ी विस्तार रूप दिए, जिसके खुद वह सहजानंद सरस्वती अध्यक्ष रहे, और महासचिव प्रोफेसर NG रंगा थे, जो विदेश से पढ़ करके आए थे। इनके गठन में आपको बता देते हैं, यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा, पंचानंद शर्मा से लेकर के मोहनलाल गौतम, पुरुषोत्तम दास टंडन, इंदुलाल याग्निक, कमला देवी चट्टोपाध्याय, जयप्रकाश बाबू, करम सिंह मान, निहारेंद्र दत्त मजुमदार, आपको कमल सरकार, सुधीन प्रमाणिक, आचार्य नरेंद्र देव और प्रोफेसर NG रंगा का काफ़ी सहयोग मिला। दिल्ली के बैनर के तले किसान बुलेटिन जो है इंदुलाल याग्निक जी लिखते थे, और यह जो आश्रम था सहजानंद सरस्वती का बिहटा आश्रम, सीताराम आश्रम प्रमुख केंद्र समझिए कि हेडक्वार्टर, और आपका इनका जो है कर्मस्थली भूमि जीवन पर्यंत यहीं पर है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ इनके समर्थन में आपको सुभाष चंद्र बोस से लेकर के और आपको नेहरू जी तक इनका पूरा का पूरा जन समर्थन किया। मैं आपको बता रहा हूँ इनके प्रतिरोध में जब यह बात फैलने लगी और इनका जो है फैलाव गांव-गांव तक पहुंचने लगा, तो जमींदार लोग भयक्रांत हो गया, और भयक्रांत होने का भी तो मकसद था कि मेरी जो आपको हमारी जो स्थिति है वह आसन हिलने लगी, और जब आसन हिलने लगी तो उन जमींदार लोग ने क्या किया, अंग्रेजों से मिल करके यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना 1932 में किए हैं। लेकिन उससे कुछ नहीं हो सका, क्योंकि हवा के और जल के बहाव को कोई रोक नहीं सकता है। यह प्रचंड हवा और
प्रबल वेग ही नहीं थे, तूफान वेग थे, जो पवन के वेग को ऐसे थामा कि मुड़ करके यह खुद तूफान हो गए। आपको बता रहे हैं आपको यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी जो है तिनके की भांति हवा में उड़ गए, इनके बहाव के सामने टिक नहीं पाए। अगस्त 1942 में जब सुभाष चंद्र बोस बर्लिन में पहुंच गए थे, तो बर्लिन ब्रॉडकास्ट से सुभाष चंद्र बोस ने सहजानंद सरस्वती का आह्वान किया और संबोधन किया। आप समझ सकते हैं कि इन्होंने आपको तिलक स्वराज फंड के लिए कोष इकट्ठा करने में गांव-गांव के पगडंडियों और राहों से गुजरते हुए इन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए काम किया। इन्होंने संस्कृत की आपको प्रचार प्रसार के लिए गांव-गांव तक गए या लोगों को जन जागृत किया कि संस्कृत देव भाषा है और इसके संवरण से, इसके पठन पाठन से हम सब में एक नैतिकता बढ़ेगी। आज एथिक्स पढ़ाया जाता है, लेकिन संस्कृत की पढ़ाई होगी तो देयर इज नो नीड ऑफ एथिक्स। एथिक्स की पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं। पूरा संस्कृत एक भाषा ही नहीं है, उसमें आपको पूरी की पूरी एथिक्स जो है वह रखा हुआ है। मैं आपको बतला रहा हूँ कि जब इनका संपर्क गणेश दत्त जी से हुआ, तो गणेश दत्त जी ने वहाँ पर अपने पैसों से अपने अध्ययन, पूजा, भजन, ध्यान का समुचित स्थान बीठा में करवाया। वैसे ये दानाबंदी, भावली, बेगारी, डोला, बकास, ऋणग्रस्ता, मंदी के असर से इन्होंने बेहाल किसानों को एक आपको देवत्व रूप में ये खड़ा रहे और सबको समाधान करते रहे। जिनका जन्म आपको शिव रात्रि के दिन या शिव की भांति भी थे, और महाशिवरात्रि के दिन गाजीपुर में नाम भी है, देवाग्राम में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। पिता जो थे बेनी राय थे, बचपन का नाम इनका नौरंग राय था। नौरंग राय पूछता है, इसलिए तो आप ध्यान रखेंगे नौरंग राय है। इनका अक्षरारंभ जो है, अक्षर का प्रारंभ जो है 1898 में जलालाबाद मदरसा में किया गया। घर के लोग वैराग्य के प्रति इनके आकर्षण के कारण इनकी शादी 1905 में कर दी गई, लेकिन संजोगवश इनकी पत्नी 1906 में मर गई। तो इन्होंने क्या किया, फिर से लोगों ने शादी कराने की बात की, तो 1907 में यह आपको घर से महाशिवरात्रि के दिन ही घर से निकल गए और 10 नामी सन्यासी स्वामी अच्युतानंद से प्रथम दीक्षा प्राप्त कर सन्यासी बन गए। द्वितीय जो दीक्षा है जाए 1909 में पुनः काशी में या दशाश्वमेध, जहाँ पर 10 अश्वमेध यज्ञ हुआ था, उसी घाट पर श्री दंडी स्वामी अद्वैतानंद सरस्वती से दीक्षा धारण कर दंड प्राप्त किया, और वह दंड लाठी की तरह होता है, इसलिए इनको दंडी स्वामी भी कहा जाता है। इसको ध्यान दिए, 2 नाम है। नौरंग राय इनका बचपन का नाम है, और दंडी जो है स्वामी इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोगों ने दंड दिया था। देखिए यह दंड जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर दंड जो है इनके कंधे पर है, यह दंड है स्वामी जी के, तो इसको ध्यान रखिएगा। स्वामी जी का यह तस्वीर है, यह युवा काल का है, और यह जो है आपको वयस्क के समय का है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि यह आपको जेल में भी कई बार गए, और जेल जाने के बाद भी इनकी बेचैनी देश के किसानों के शुभ चिंतक और हित चिंतक में लगे रहे। मैं आपको बता रहा हूँ 5 दिसंबर 1920 को पटना में कांग्रेस नेता मौलाना मजहरुल हक के आवास पर गांधी जी से इनकी मुलाकात हुई। गांधी जी ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए अनुरोध किया, और उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद जिला कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए और अहमदाबाद के अधिवेशन में वहां शामिल हुए। लेकिन अगले साल ही इनकी गिरफ्तारी हो गई और 1 साल यह जेल की सजा भुगते। जेल से रिहा होने के बाद 1924 में बक्सर के सिमरी और आसपास के गांव में बड़े पैमाने पर
खादी वस्त्रोत्पादन के लिए 500 चरखे और 4 कड़घे। चरखे छोटे होते थे, कड़घे बड़े होते थे और उसमें इन्होंने बँटवाया, लोगों को काम करने के लिए उत्प्रेरित ही नहीं किए, बल्कि आर्थिक रूप से चंदाओं के माध्यम से इनको सहयोग किया। सामाजिक सभाओं में ब्राह्मणों की एकता और संस्कृत शिक्षा प्रचारार्थ भाषण भी दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, संयुक्त आपको प्रांतीय भूमिहार ब्राह्मण द्वारा पुरोहिती करने से संबंधित भाषण इन्होंने खलीलाबाद बस्ती में राजा चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में इन्होंने दिया था। इसके बाद कई इनकी भूमिका रही है जो संस्कृत के लिए, ब्राह्मण भूमिहार के उत्थान के लिए इन्होंने काम किया। 1927 में समस्तीपुर से आकर पटना जिले के बिहटा में सीताराम दास जी के द्वारा प्रदत्त भूमि में सीताराम आश्रम बना करके अस्थाई निवासी के रूप में पटना किसान सभा की स्थापना की है। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह जो है अम्हारा में आपको 26 जनवरी को नमक कानून भंग किया 1930 में, जिसके चलते इनको जेल जानी पड़ी। 1934 के भूकंप में भी काफ़ी तन मन धन से सहयोग किया है। 1935 में पटना जिला कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रादेशिक कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सदस्य चुने गए। मैं आपको बता रहा हूँ, अखिल भारतीय किसान सभा के महामंत्री निर्वाचित हुए 1939 में, 1939 में और 1943 तक यह उक्त पद पर रहे। मार्च 1940 को रामगढ़ में श्री सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष बने, जिसके कारण इनको 3 वर्ष की सजा सुनाई गई। मैं आपको बता रहा हूं, यह अखिल भारतीय कांग्रेस की सदस्यता को त्याग करके 1948 में आपको पूर्ण रूपेण यह किसान के लिए समर्पित हो गए। आपको बता रहे हैं 1924 में सिमरी भोजपुर में 4 महीने में कर्मकलाप, जन्म से मरण तक का जो 16 संस्कार होता है, 16 संस्कार पर 1200 पृष्ठों में ये इन्होंने विशाल ग्रंथ की रचना कर दिए, जिसका 1926 में काशी में प्रकाशित हुआ। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, ब्राह्मण समाज की स्थिति, झूठा भय मिथ्या अभियान, भूमिहार ब्राह्मण परिचय, गीता हृदय, गीता रहस्य तो इन्होंने तिलक की तरह इन्होंने आपको हजारीबाग जेल में 1930 में लिख दिया। क्रांति और संयुक्त मोर्चा, किसान सभा के स्मरण, किसान कैसे लड़ते हैं, झारखंड के किसान क्या करे और मेरा जीवन संघर्ष आत्मकथा भी लिखे। यह विद्वान ही नहीं, बहुत बड़े अध्येता भी थे और अध्यापक भी थे और लोगों को जन जागरण और सबसे बड़ी बात है किसानों के हमदर्द यह बने रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, स्वामी जी की कई संपादित पत्र पत्रिकाएं थी। भूमिहार ब्राह्मण पत्र 1914 ईस्वी में काशी से निकालकर 1916 तक संपादन और प्रकाशन किया। काशी लोक संग्रह, हुंकार, जनता हुंकार का आपको की चर्चा मैं कई वीडियो में किया हूँ, ठीक है ना। हुंकार यह जो माउथ पीस था किसानों का, इसको ध्यान रखिएगा। स्वर्गवास इनका हुआ 1950 में। हाई ब्लड प्रेशर हो गया और प्राकृतिक चिकित्सार्थ डॉक्टर शंकर नायर जो के चिकित्सा में यह रहे। और आपको बता रहे हैं, पंडित यमुना कार जी 2 देवपार पूषा के रहने वाले थे, समस्तीपुर के रहने वाले थे। इनके यहाँ आपको जब बिहार में पैर रख रहे थे तो यहीं से इन्होंने शुरुआत किया और संजोग से जब मरते हैं तो इन्हीं के सानिध्य में जन्म भी समझिए कि उस आपको की धरती पर जन्म तो नहीं लिया, लेकिन गोदी में वहीं के लोग खिलाए, समझिए इनको पल्लवित और पुष्पित किया। जब युवा काल में आए और संजोग से मरे भी तो उनका
सभी ने सैल्यूट किया और वहाँ से इनका क्या हुआ कि पक्षाघात हो गया और 26 जून की रात्रि 2 बजे प्रसिद्ध वकील पंडित कुंद शर्मा के यहाँ यह देहांत हो गए। पटना में हजारों हजार ही नहीं लाखों लाख लोग आए और डॉक्टर महमूद की अध्यक्षता में शोक सभा और श्रद्धांजलि लोगों ने दिया। और आपको बता रहे हैं 28/6/1950 को श्री कृष्ण सिंह जो उनके 1929 में जो सहजानंद सरस्वती प्रांतीय किसान सभा बनाए थे, अध्यक्ष वो थे और सचिव के रूप में श्री कृष्ण सिंह थे। उस समय देश आज़ाद हो चुका था और वह जो है सो मुख्यमंत्री हो चुके थे और उनकी अर्थी के साथ सीताराम आश्रम बिहटा पहुंचते हैं और वहां पर उनकी अंतिम समाधि होती है। यही सीताराम आश्रम का यह गेट है, सहजानंद द्वार कहलाता है। आप ज़रूर सब जाएंगे और इससे संबंधित प्रश्न निश्चित पूछेगा, आप ध्यान रखेंगे। चलिए आपको मैं यह बतला रहा हूँ, स्वामी विद्यानंद के बारे में बतला दे रहा हूँ। विभू शरण प्रसाद इनका पूरा नाम है। किसान समाचार के संपादक थे। जून 1919 में मधुबनी के किसानों के लिए दरभंगा राज के विरुद्ध या एक संगठन कायम कर करके आंदोलन किए। देखिए यहाँ पर यही स्वामी विद्यानंद है जिनका पूरा नाम विभू शरण प्रसाद है। लोगों को यह जन जागृत कर रहे हैं और यह देख रहे हैं वन है जिसमें लकड़ियां हैं और यहाँ पर आपको फल हैं, फूल हैं। इसके लिए भी दरभंगा महाराज जो हैं सो टैक्स लगा दिए थे। तो इन्होंने आम लोगों के साथ आंदोलन शुरू किए जिसके चलते प्रतिरोध हुआ, बाद में यह खत्म हो गया। लगान वसूली के क्रम में इसकी विशेषताएं क्या थी? तो लगान वसूली के क्रम में राजा के गुमास्तों का विरोध किए, जंगल से फूल, फल, बीज, लकड़ियां को प्राप्त करने का अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष किया और यह आंदोलन गंगा के उत्तरी क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो धीरे धीरे मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी से लेकर के पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर तक पहुंच गया। और यह आंदोलनकारी के प्रभाव के कारण, लेकिन आपको दरभंगा महाराज की जो पहुंच थी आपको कांग्रेस में भी काफ़ी थी, इसलिए कांग्रेस लोग भी उदासीन बने रहे। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि 1922 में आपको महाराजा धीराज रामेश्वर सिंह, जो उस समय महाराजा धीराज थे, उन्होंने प्रांतीय सभा का गठन किया और किसानों उसके बाद दरभंगा के किसानों को कुछ मांगे स्वीकार कर लिया, तब यह आंदोलन शिथिल पड़ गया। तो स्वामी विद्यानंद विभू शरण प्रसाद हैं, इनको ध्यान रखिएगा। आप सबको मैं यही कहूँगा कि जय हिंद, जय भारत। नेटवर्क ऑफ है।